प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं कमलेश गौतम ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले व्यावहारिक व्याकरण खंड 3 के प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र के खंड 3 में एक प्रश्न समास प्रकरण से संबंधित पूछा जाएगा। ये समास से संबंधित जो प्रश्न है कैसे पूछा जाएगा इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस प्रश्न को 3, 4, 5 प्रकार से वो हमसे पूछता है। वह हमसे समास का अर्थ पूछ सकता है, समास की परिभाषा पूछ सकता है, समास के भेद पूछ सकता है, भेदों की परिभाषा पूछ सकता है, समास की पहचान करवा सकता है, समास का स्पष्टीकरण करवा सकता है, दो समासों में अंतर भी पूछ सकता है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है समास और उसकी पहचान। हम समास की पहचान कैसे करेंगे? तो समास की पहचान करने के 3-4 तरीके हैं, उनकी चर्चा आज हम यहाँ करते हैं। यदि ये जो प्रश्न पूछा जाएगा हमसे समास से संबंधित, ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करो, और इसमें एक पद को रेखांकित कर दिया गया है यथाशीघ्र को। अब वह हमसे कैसे प्रश्न पूछेगा? रेखांकित पद में कौन सा समास है स्पष्ट कीजिए, समास का नाम बताइए, समास की परिभाषा बताइए। इस तरह से वह हमसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हम यथाशीघ्र में कौन सा समास है इसे कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने के 4 तरीके हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। उनमें से पहला तरीका है कि हम समास की पहचान उसकी परिभाषा से कर सकते हैं। समास की पहचान उसकी परिभाषा से कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों की परिभाषा आपको आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस समास की पहचान हम विग्रह से कर सकते हैं। समास विग्रह से भी पहचान कर सकते हैं। ये विग्रह क्या होता है? विग्रह को समझने के लिए पहले समास समझना पड़ेगा कि समास क्या होता है। समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदों को पास पास बैठाया जाता है, समस्त पद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदों को पास पास बिठाते हैं, जोड़ते हैं, मेल करते हैं, संयोग करते हैं, तो उन पदों के साथ में जो परसर्ग आते हैं उन परसर्गों को हटा दिया जाता है। जैसे यहां है यथाशक्ति, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा? यथाशक्ति, अर्थात अनुसार को हटा दिया हमने। अनुसार इसका परसर्ग था, उस परसर्ग को हटा दिया। जब परसर्ग को हटा दिया जाता है तो समास बन जाता है, यानी समस्त पद बन जाता है। और यदि उस परसर्ग को वापस जोड़ दिया जाता है, वापस जोड़ करके बोला जाता है या लिखा जाता है, तो वह विग्रह हो जाता है। तो समास की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है कि हमें समास विग्रह करना आना चाहिए। समास की पहचान का आधार समास विग्रह ही है। आपके द्वारा किया गया विग्रह ही यह तय करेगा कि इस पद में कौन सा समास है। देखिए एक उदाहरण, पीतांबर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, और पीतांबर कर्मधारय समास का भी उदाहरण है। निर्भर करता है कि आपने इसका विग्रह कैसे किया है। यदि आपने विग्रह किया है पीतांबर का पीला है वस्त्र, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपने इसका विग्रह कर दिया पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विग्रह पर ही निर्भर करता है कि उसमें कौन सा समास है, इसलिए आपको विग्रह करना आना चाहिए। और तीसरा आधार है समासों की पहचान का, वो है पद। पदों की पहचान करना हमको आना चाहिए। समास में कितने पद होते हैं? तो आपको आते हैं, ये तो समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 पद? तो उनके नाम है प्रथम पद, द्वितीय पद
और नाम भी है इनके, पूर्व पद, पर पद, या पूर्व पद, उत्तर पद, प्रधान पद, गौण पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद, पर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद, गौण पद, और इन पदों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद यानी सारे पदों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका नाम हो गया समस्त पद। और सामासिक पद यानी समास की प्रक्रिया से बना हुआ पद, सामासिक पद। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, समास प्लस इक, दोनों को मिलाने से बन गया सामासिक, अर्थात समास की प्रक्रिया से बना हुआ पद या समास से युक्त पद, उसको कहते हैं सामासिक पद। तो समास की पहचान का तीसरा आधार है कि हमको पद पहचानना आना चाहिए। प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है। और समास की पहचान का चौथा जो आधार है वो आधार है कि इन समासों के या इन वेदों के उपनाम अपन को आने चाहिए, या इनके जो सरल नाम है वो हमको आने चाहिए, या इनके जो संक्षिप्त नाम है वो हमको आने चाहिए। अब हम यहाँ एक एक समास की चर्चा करते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो इसका सरल नाम है अव्यय पद वाला समास। अर्थात जिस समास का एक पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ये अव्यय पद क्या होते हैं, तो अव्यय पद एक तो उपसर्ग होते हैं, अर्थात जिस पद में एक पद उपसर्ग हो या साथ साथ चलने वाले जो पद होते हैं संबंध बोधक, ये भी अव्यय पद होते हैं, या क्रिया विशेषण, ये भी अव्यय पद होते हैं। तो जिस समास का एक पद अव्यय हो अर्थात उपसर्ग हो या साथ साथ चलने वाले पद हो या क्रिया विशेषण हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देख लीजिए, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें यथा उपसर्ग है। आजन्म, जन्म तक, इसमें आ उपसर्ग है। प्रति क्षण, क्षण क्षण या प्रत्येक क्षण, इसमें प्रति उपसर्ग है। कानो कान, कान से कान तक, कान कान, इसमें साथ साथ चलने वाला पद है। और धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण पद है, इसलिए इन सब में अव्ययी भाव समास है। दूसरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है, इसे विभक्तियों का लोप वाला समास कहते हैं। विभक्तियों का लोप, अर्थात जिस सामासिक प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। देखिए, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला को विभक्ति का लोप हो रहा है। लोक नायक, लोक का नायक का विभक्ति का लोप हो रहा है। सभापति, सभा का पति का विभक्ति का लोप हो रहा है। राजभवन, राजा का भवन का विभक्ति का लोप हो रहा है। देवकी नंदन, देवकी का नंदन का विभक्ति का लोप हो रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। रणभूमि, रण के लिए भूमि के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। तो जिस समास के अंदर विभक्तियों का लोप होता है
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये विभक्तियां कौन कौन सी है? तो जो अपने कारक चिन्ह हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ये जो विभक्तियां हैं इनका जहां लोप हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। इस समास की विशेषता है, इसका उपनाम है विशेषण विशेष्य का समास। विशेषण विशेष्य का समास, इसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए, पीतांबर, पीला है वस्त्र, वस्त्र की विशेषता पीला। उत्तर भारत, भारत की विशेषता है उत्तर में है। भ्रष्टाचरण, आचरण की विशेषता है कि भ्रष्ट है। नीलांबर, वस्त्र की विशेषता है नीला है। सज्जन, पुरुष की विशेषता है कि वह सज्जन है। तो ऐसे इसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, इसलिए इसको विशेषण विशेष वाला समास कहते हैं। इसका दूसरा पद प्रधान होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास को क्या कहते हैं? संख्या पद वाला समास। संख्या पद वाला समास। इस समास का एक पद संख्यावाची होता है। वह प्रथम पद भी हो सकता है और द्वितीय पद भी हो सकता है। देखिए, सप्त ऋषि, 7 ऋषि। त्रिफला, 3 फलों का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। तिराया, 3 रास्तों का समूह। पक्ष द्वय, दूसरा पद है यहाँ पर, 2 पक्ष। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह। ऐसे जहां एक पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है, इसको संख्या पद वाला समास कहते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है विवाद। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है झगड़ा, अर्थात जहां पर दोनों पद प्रधान हो। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच में और शब्द का लोप हो। और इसलिए इसको और शब्द का लोप वाला समास भी कहते हैं। जहां और शब्द का लोप होता है वहां द्वंद्व समास होता है। देखिए आप, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, और शब्द का लोप हो रहा है। जन्म मरण, जन्म और मरण। धनुष बाण, धनुष और बाण। देश काल, देश और काल। पशु पक्षी, पशु और पक्षी, और शब्द का लोप होता है। इन पदों के बीच में इस प्रकार से यह हाइफन चिन्ह लगता है, डैश का चिन्ह लगता है। या ये पद कैसे होते हैं? या तो ये समानार्थी होते हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत लिंग के आधार पर भी हो सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन या दिन रात, ऐसे और शब्द का लोप होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या समानार्थी होते हैं। इस प्रकार का जो समास होता है वह द्वंद्व समास होता है। और अंतिम जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। ये जो बहुव्रीहि समास है, इस समास का तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास का तीसरा पद प्रधान होता है। तो दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद इसके गौण होते हैं। दोनों पद गौण होते हैं। गौण क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों पदों का ही अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। दोनों पदों का अर्थ ग्रहण नहीं करके कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, इसलिए इसको तीसरा अर्थ वाला समास भी कहते हैं। तीसरा अर्थ वाला समास या अन्य पद वाला समास भी कहते हैं।
दोनों पदों के अलावा तीसरा पद का अर्थ ग्रहण किया जाता है और ये अर्थ रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है। देखिए आप, लंबोदर, इसके दो पद है, लंब और उदर। लंबा है पेट जिसका, अब लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन रूढ़ के आधार पर, परंपरा के आधार पर हम इसका गणेश अर्थ ही स्वीकार करते हैं। ऐसे पंकज, दो पद हैं, पंक और जय। पंक यानी होता है कीचड़, जय यानी होता है जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म कीड़े मकोड़े मछली मेंढक भी लेते हैं, लेकिन ये अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे। दोनों पदों का अर्थ ग्रहण न करके रूढ़ के आधार पर, परंपरा के आधार पर तीसरा अर्थ कमल ग्रहण किया जा रहा है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अपना भी नीला कंठ कर लो, नीला रंग लगा लेते हैं, नीलकंठ हो जाएंगे अपन, लेकिन अपन को कोई नीलकंठ नहीं कहेगा। नीलकंठ का अर्थ होता है शंकर भगवान। इसलिए यहां जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह रूढ़ के आधार पर ग्रहण किया जाता है। तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसे समासों की परिभाषा, पहचान यदि हमको करनी है तो ये चार चीजें हमको आनी चाहिए। एक तो परिभाषा आनी चाहिए, समास का विग्रह करना हमको आना चाहिए, पद पहचानना आना चाहिए हमको, और उनके उपनाम हमको आने चाहिए। आज हमने इस प्रकरण में इन्हीं बातों का अध्ययन किया है। मुझे पूरा विश्वास है यदि इस वीडियो को आपने 2 बार सुना तो निश्चित रूप से आप ये प्रश्न हल करके आएंगे। धन्यवाद।